दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में 5 नई मजेदार कहानी। एक समय की हवा। समय की बात। समय के हाथ की किसी समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान ब्यालू से निबटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। पुरानी बातों के झपाटे उड़ते थे। हंसने की बात सुनकर हंसते थे, दुख की बात सुनकर आहें भरते थे। किसी का भी मुंह झूठ और छलकपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। बूते की कामना और बूते का काम नीचे धरती और ऊपर राम। मुट्ठी में समाये इतनी ही जरूरतें थीं। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान न देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसान ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा। जो तो बो, माओ और खाओ। किसान ने एक दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोगों ने जमींदार की बात ही रखी। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को मोहरों से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से उकेरने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते, गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन किसान पर नाराज हुआ। साफ इनकार करने के बावजूद लगान की गाड़ी जोतकर लाया तो लाने दो, अच्छी तरह खबर लूंगा। बस्ती की बात को टालने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे। लेकिन गाड़ी पर कलश देखकर उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया। मुस्कराकर पूछा, यह फिर क्या नई मुसीबत ले आया? किसान ने भी उसी तरह मुस्कराते हुए जवाब दिया, लगान न लेने की हेकड़ी तो निभ गई, लेकिन अब यह मुसीबत तो कबूल करनी ही पड़ेगी। ढक्कन उघाड़ने पर जमींदार ने चमचमाती मोहरें देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में मोहरें पैदा हुई हैं क्या? पैदावार की बात करने पर तो फिर वही लगान वाला फंदा फंसेगा। इसलिए तुरंत जमींदार की बात काटते हुए कहने लगा, इससे पहले भी किसी के खेत में मोहरें पैदा हुई होंगी। जड़ें निकालते समय यह 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करो। जमींदार की त्योरियां चढ़ गईं। बोला, तेरे हाथ लगे हैं तो तू रख, मेरे यहाँ क्यों लाया? किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है इसलिए लाया, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं। मुझे काम के लिए देरी हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश कबूल करके मेरा फंदा काटो। लगान वाली बात निभ गई सो ही बहुत है। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठा उलाहना देते कहने लगा, देख तू फिर अन्याय की बात कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूं? मेरी अक्ल तो अभी तक ठिकाने हैं। अगर अक्ल ठिकाने होती तो यूं तुरंत ना नहीं करते। ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत तुम्हारे हैं तो कलश भी तुम्हारे हैं, इसमें ऐसी कलह की बात ही क्या है? जमींदार व्यंग्य करते हुए बोला, सारे इलाके की अक्ल का तू अकेला ही इजारेदार दिखता है। ऐसी बेवकूफी की बात सुनकर बस्ती के लोग हंसेंगे, फिर भी पंचायत बैठाने के लिए मेरी ना नहीं है। किसान ने कुछ तड़पते हुए जोर से कहा, तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी न्याय नहीं करता। पंचायती के लायक बात हो तो पंचायती भी कराए। जमींदार तैश में आकर कहने लगा,
तेरे कहने से क्या होता है? कैसे पंचायती की बात नहीं है। उस दिन मेरे खेत में तूने कर्चा गड़ा था, तब मेरा पाँव तो बेकार नहीं हुआ। बता, चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो तू मरेगा या मैं? मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा। खेत मेरा है तब मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर मुझे चढ़ेगा या तुझे? बोल। अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूँ कि पंचायती होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तब पंचायती क्यों करवाता है? चुपचाप ये कलश अपने घर ले जा। मैं कहीं भी चर्चा नहीं करूंगा। खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़े ही हूँ। उधार लिया हुआ मुंह हो तब भी ऐसी बात करते थोड़ी बहुत शर्म आती है। तुम्हारा माल मैं कैसे घर ले जाऊं? ये कलश जाने और तुम जानो। मैं तो यही गाड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूँ। इतनी देर में तो मैं आधी जड़ें निकाल लेता। खामखा बहस करना मुझे नहीं पोसाता। और यह आखिरी बात कहकर वह वहां से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं। पर किसान नहीं माना, तब वह कर ही क्या सकता था। घड़ी डेढ़ घड़ी रात ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आया? तूने खोदकर निकाले? निकाले तो मैंने खोदकर ही। कलश अपने आप उछलकर बाहर कब आते हैं? पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो यह न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वही हठ करते कहने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरे की जमीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है। इंसाफ करना हमारे जिम्मे था, जो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी हक नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है, तब दूसरे की जमीन पर बहती हवा में तुझे सांस भी नहीं लेना चाहिए। आप फरमाए तो नहीं लूं? पंचों ने कहा, लेकिन हम ऐसी उल्टी बात क्यों फरमाएं? हमारा कहना मान, जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चले तब तक यह अमानत तू ही संभाला। यह अमानत मेरे किस काम की? यह तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोहरे गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध और पानी का पानी करो, वरना मुझे ये कलश राज्य के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। पंचों ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था सो कर दिया। तू न माने तो तेरी मर्जी। तब वह किसान चटकते हुए बोला, जब इंसाफ का रास्ता ही नहीं जानते तो इंसाफ करने के लिए मुंह धोते ही क्यों हो? उसके बाद वह जिद्दी किसान सीधा राजदरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, जानमाल की रक्षा के लिए मैं राजा बना, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं की। तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा। तेरी मेहनत और तेरा ही फल। राजा के मुंह से यह न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। वह कुछ दूसरी आस लेकर यहाँ आया था। धीमे सुर में कहने लगा, आपका यह आदेश तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। और इन मोरों का मैं क्या करूं? बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज न हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह ये सातों कलश वापस गाड़ दूं। उस वक्त की गोद में जैसी प्रजा थी, वैसा ही उसका राजा था। होठों पर मुसक राहट छितराते कहने लगा, जैसी तेरी मंशा।
आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों उसी जगह कलश वापस गहरे गाड़ दिए। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती ही गई, बहती ही गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे न तो वह किसान रहा, न वे बस्ती के लोग और न वह राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई, नया राजा और नए ही पंचनी पीढ़ी, नया ही खून। नई हवा में अभी तक वह पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूं। वह आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लड़का बीच में बोला तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करते कहने लगा, आप क्यों नासमझ होने लगे, लेकिन मैं तो अभी तक अपने परखों की तरह वैसा ही नासमझ है। हाँ, तू नासमझ है सो मैं जानता हूँ। तभी मेरे खेत में गड़े हुए कलश तू मुझसे बगैर पूछे छुपाकर रात को घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हजरत खेत की जमीन टटोलकर आए दिखते हैं, वहां कलश हो तो मिलें। सुमत सूझी जो 7 दिन पहले सारे कलश घर ले आया, नहीं तो आज एक मोहर भी हाथ न लगती। अब दबने से बात बिगड़ जाएगी। निस्संकोच बोला, क्यों, इसमें पूछने की क्या बात है। खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता, तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूं। जड़ें निकालते समय अगर सांप काट खाता तो मेरे बच्चे यतीम होते। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लाया, इसमें छुपाने की क्या बात है। दोनों में परस्पर बहुत दांताकसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। आखिर धमकी देते बोला, मैं भी देखता हूं मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। पचनावचना क्या ठाकुर, वह तो पच गया। दूसरे के माल की आस करने से काम नहीं चलता, आखिर तो पसीने की कमाई से ही पार पड़ेगा। लाल पीली आंखें निकालते वह बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायती तो मुश्किल से ही हाथ लगती है। काफी दिनों तक आते और अंगुलियां चिकनी रहेंगी। जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाकर काफी खातिरतवज्जह की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुट्ठियां गर्म की। पंचों की राय फिर बदल गई। रात को नित पंचायत जुड़ती, आधी रात ढलने तक खूब थूक उछलता। गांव में 2 दल बन गए, आधे पंच खेत के मालिक के साथ और आधे किसान के साथ। सूत उलझा तो उलझा, लेकिन पंचों की मौज में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। काफी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से माफिक मोहरे बांटने का फैसला दिया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसके पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी। उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाकर शानदार आवभगत की। यकायक जमींदार के हिमायती फिसल गए। बेहाड़ की ज़बान इधर से उधर मुड़ गई। बेचारे जमींदार ने खर्च खाते के बावजूद सब्र किया। वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में बही, खूब बही। गाछ बिरछों के अनेक पात झड़े और अनेक कोपले फूटीं। नए अंकुर उगे। अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए। फिर एक पीढ़ी ठिकाने लगी। नई पीढ़ी का नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। नई हवा में अभी तक पुरानी बातें घुली हुई थीं। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लिए बाहर आया। कहासुनी से जब निपटारा नहीं हुआ तो जमींदार के पोते के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। पंजे के बल उचककर किसान के गले पर भरपूर वार किया। तलवार सपाक से गले के पार हो गई। कटा मुंड पैरों में आ गिरा।
भाभी की चीत्कार सुनकर मझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़े आए। दोनों के हाथों में दो लंबे तड़े थे। नौजवान जमींदार के गले में मझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटका दिया तो उसका गला आधा कटकर लटक गया। खून की फुहार से सारा बदन सराबोर होने लगा। उस गांव की धरती पर पहली दफा पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण में पहुंचे। गड़े धन की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। पंचों ने इतने दिनों तक भेद छिपाकर क्यों रखा? गड़ा धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से पंचों को 21 से 21 जूतों की सजा मिली। तत्पश्चात राज्य के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए, सो किसान के पचावे में छुपाए हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए। समय समय की हवा और समय समय की बयार। उस सुखी और संतोषी गांव में जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपलपाने लगीं। भगवान जाने वह आग बुझेगी कि नहीं। समय की बात समय के हाथ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो कौन बनेगा राजा बहुत मजेदार कहानी। बहुत बहुत पहले की बात है। मणिपुर के कांगलेपाक राज्य में एक निंगथऊ और एक लेमा राजा और रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निंगथऊ और लेमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। हमारे मियम सुखी रहें, वे कहते। कांगलेपाक में शांति हो। वहां के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। निंगथऊ और लेमा हमेशा कहते, कांगलेपाक में सभी को खुश रहना चाहिए। सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों को भी। निंगथऊ और लेमा के बच्चे नहीं थे। लोगों की एक ही प्रार्थना थी, हमारे निंगथऊ और लेमा का एक पुत्र हो। हमें अपना तुंगी निंगथऊ मिल जाए, हमारा युवराज। फिर एक दिन लेमा ने एक पुत्र, एक मौचानीपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। सब अपने युवराज को देखने आए। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा, कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। राज्य में धूम मच गई। लोग ढोलों की ताल पर नाच उठे, बांसुरी पर मीठी धुनें छेड़ी। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी उसी तरह जश्न मनाया जाएगा। और उसके अगले साल फिर। हाँ, निंगथऊ और लेमा का एक और बेटा हुआ। फिर एक और। अब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, साना जाओबा, सानायामा और साना तोम्बा। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई। उसका नाम साना तोम्बे रखा गया। बड़ी प्यारी थी वह, कोमल दिल वाली। सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए। बच्चे जवान हुए। एक दिन निंगथऊ ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है। हमें घोषणा करनी होगी कि कौन तुम्हारा युवराज बनेगा, तुम्हारा तुंगी निंगथा। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्रियों ने एक दूसरे से पूछा। पर जब उन्होंने करीब से निंगथऊ को देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ, वे सचमुच बूढ़े हो चुके थे। यह देखकर वे दुखी हो गए। अब मुझे तुम्हारा युवराज चुनना ही है, निंगथऊ ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए, पर हे निंगथऊ, चुनाव की क्या जरूरत है? आपका सबसे बड़ा पुत्र साना जाओबा ही तो राजा बनेगा। निंगथऊ ने जवाब दिया, पुराने जमाने में ऐसा होता था। सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था। लेकिन अब समय बदल गया है। इसलिए हमें उसे चुनना है जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। चलो राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, लेमा ने कहा। और तब कांगलेपाक में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़दौड़। जो भी उस खोगनंग तक, बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उसे ही बनाया जाएगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। साना जाओबा, सानायामा और साना तोम्बा तीनों ने दौड़ एक साथ खत्म की। कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल था।
देखो देखो, लोगों में शोर मच गया, कितने अच्छे घुड़सवार। मगर सवाल वहीं का वहीं रहा, तुंगी निंगथो कौन बनेगा। निंगथो और लेमा ने अपने बेटों को बुलाया। निंगथो ने कहा, साना जाओबा, सानायामा, साना तोम्बा, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम तीनों ही अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से कुछ करो ताकि हम तुममें से युवराज चुन सकें। लड़कों ने राजा, रानी तथा लोगों को प्रणाम किया और अपने घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देखकर वे मुस्कराए, मगर मन ही मन तीनों यही सोच रहे थे कि क्या खास किया जाए। अचानक हाथ में बर्छा लिए साना जाओबा अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चारों तरफ देखा। लोगों में सन्नाटा सा छा गया। साना जाओबा, सबसे बड़ा राजकुमार, अब क्या कर दिखाएगा, उन्होंने सोचा। साना जाओबा ने दूर खड़े शानदार खोंगनंग को ध्यान से देखा। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा झट से दौड़ पड़ा। वह तेज और तेज पेड़ की ओर बढ़ा। शाबाश, शाबाश, सब चिल्लाए, थाउरो, थाउरो, और फिर एकदम शांत हो गए। साना जाओबा धड़धड़ाता हुआ खोंगनंग के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेदकर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। थाउरो, थाउरो, लोग फिर चिल्लाए। अब दूसरे राजकुमार सानायामा की बारी थी। वह भला क्या करेगा। सानायामा ने भी खोंगनंग को गौर से देखा। फिर उसने भी घोड़ा दौड़ाया, बहुत तेज। सांस थामे सब चुपचाप देख रहे थे। पेड़ के नजदीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतने ऊंचे कि एक अद्भुत छलांग में वे उस विशाल वृक्ष को पार कर दूसरी ओर पहुंच गए। देखने वाले दंग रह गए। कमाल है, कमाल है, वे चिल्लाए। और अब बारी थी छोटे राजकुमार साना तोम्बा की। उसने भी खोंगनंग की ओर घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही उसे जड़ से उखाड़ डाला। बड़ी शान से फिर उसने पेड़ को उठाया और निंगथऊ और लेमा के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, कितना हंगामा मच गया। थाउरो, थाउरो, शाबाश, शाबाश की आवाजें पास के पहाड़ों से गूंज उठीं। अब आप ही बताओ, तुंगी निंगथऊ किसे बनना चाहिए। सनाजुबा, सानायामा, कितना कम। पेड़ को भेदकर कूदने वाला, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला, या फिर पेड़ को उखाड़ने वाला। ज्यादातर लोग साना तोम्बा को चाहते थे। क्या वह सबसे बलवान नहीं था। उसी ने तो इतने बड़े खोंगनंग को आसानी से उठा लिया था। लोग बेचैन होने लगे। निंगथो और लेमा अपना फैसला सुनाने में क्यों इतनी देर लगा रहे थे। वे कर क्या रहे थे। निंगथो और लेमा साना तोम्बी को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर पड़े खोंगनंग को देख रही थी। पेड़ के आसपास पक्षी फड़फड़ा रहे थे। घबराए हुए वे अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। साना तोम्बी खोंगनंग के पास गई। खोंगनंग मर गया। वह धीरे से बोली, उसे बर्छे से चोट लगी और अब वह मर गया। सन्नाटा छा गया। लेमा ने साना तोम्बी के पास जाकर उसे बाहों से भर लिया। फिर कहा, निंगथो वही है जो देखे कि राज्य में सब खुश हैं। निंगथो वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। सब चौकन्ने होकर सुन रहे थे। निंगथो उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी साना तोम्बी। खोंगनंग को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसी ने हमें याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है। साना तोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद साना तोम्बी ही राज्य संभालेगी।
मैं उसे कांगले पाक की अगली लेमा घोषित करता हूँ, निंगथौ ने ऐलान किया। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की, अपनी होने वाली रानी को देखा। 5 साल की बच्ची यूं खड़ी थी जैसे खुद एक नन्हा सा खोंगनंग हो। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कुछ उड़कर उसके कंधों पर आ बैठे, कुछ सिर पर। उसने दानों से भरे अपने छोटे हाथ फैलाए और धीरे धीरे पास आकर पक्षी दाने चुगने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 खूंटे में दाल है नई मजेदार कहानी। उस चिड़िया का नाम धीरा था। वह एक बहुत खुशदिल और मेहनती गौरिया थी। सवेरे उठकर ही ताल किनारे वाले बड़े मैदान में उतर जाती और शाम तक अपने और अपने बच्चों के लिए दाना टुनका चुगती रहती। वह हमेशा खुशी से चहकती रहती। जब वह थक जाती तो ताल के जल में 2-4 बार डुबकी लगाती और फरफर अपने पंखों को फरफराने के बाद फुर्र से उड़कर अपने काम में जुट जाती। पर एक दिन धीरा चिड़िया परेशानी में फंस गई। वह काफी खोजने तलाशने के बाद चने की दाल का एक दाना बीन कर ले आई थी। दाल का दाना उसे बहुत पसंद था। वह मैदान में गड़े एक खूंटे पर बैठ गई। दाने को प्रेम से खाने के लिए उसने खूंटे पर रख दिया। खूंटा बहुत ही दुष्ट और ईर्ष्यालु था। उससे चिड़िया का सुख देखा नहीं गया। उसने अपनी दरार चौड़ी कर दी और दाल का दाना अंदर हड़प लिया। धीरा चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने दाल निकालने की बड़ी कोशिश की पर दाल का दाना वह नहीं निकाल पाई। वह इधर फुदकी उधर फुदकी पर उसकी कोशिश बेकार गई। अंत में खूंटे से उसने कहा, खूंटा खूंटा दाल निकालो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या ले परदेश जाऊं। खूंटे ने उसे झिड़क दिया, जाओ जाओ, दाल वाल नहीं मिलेगी। धीरा चिड़िया के नन्हे दिल को इससे बहुत चोट पहुंची। वह खुद अपनी मेहनत से दाल बीनकर ले आई थी। वह उसकी पसीने की कमाई है। वह तो अपना हक मांग रही है। नहीं, वह अपना हक नहीं छोड़ेगी। वह उड़कर बढ़ी के पास पहुंची। बढ़ी से उसने प्रार्थना की, बढ़ी बढ़ी, खूंटा चीरो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या ले परदेश जाऊं। बढ़ी ने उसे घूर कर देखा। ऐसे छोटे लोगों के लिए वह खूंटा चीरे। उसने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, हम खूंटा बूटा नहीं चीरते। इसके बाद धीरा गौरैया राजा के पास गई। उसने राजा से निवेदन किया, राजा राजा, बढ़ी दंडो। बढ़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या ले परदेश जाऊं। राजा ने उसको डांट कर भगा दिया। इस नाचीज चिड़िया के लिए वह बढ़ी को क्यों दंड दे। धीरा इसके बाद रानी के पास गई। उसने रानी से कहा, रानी रानी, राजा छोड़ो, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या ले परदेश जाऊं। रानी ने कहा, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूं। जाओ जाओ। चिड़िया ने इसके बाद सांप के पास जाकर कहा, सांप सांप, रानी डसो, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीर, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या ले परदेश जाऊं। सांप इसके लिए तैयार न हुआ तो वह लाठी के पास गई और उसने कहा, लाठी लाठी, सांप मारो, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाए क्या पिए क्या ले परदेश जाऊं। लाठी ने भी उसका काम नहीं किया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर आग के पास पहुंची। आग से वह बोली, आग आग, लाठी जारो। लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाए क्या पिए क्या ले परदेश जाऊं। आग भी धीरा चिड़िया के लिए लाठी जलाने को तैयार नहीं हुई।
तब चिड़िया समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र समुद्र आग बुझाओ। आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाए क्या पिए, क्या ले परदेश जाऊं। समुद्र ने भी उसका कहना नहीं माना। तब उसने हाथी के पास जाकर कहा, हाथी हाथी समुद्र सोखो। समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाए क्या पिए, क्या ले परदेश जाऊं। हाथी ने भी समुद्र का पानी सोखने से इनकार कर दिया। तब चिड़िया जाल के पास गई और बोली, जाल जाल हाथी की छत। हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाए क्या पिए, क्या ले परदेश जाऊं। जाल भी हाथी के पैर छानने के लिए उसके साथ नहीं गया। चिड़िया बेहद थक गई थी, पर वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने वाली नहीं थी। वह चूहे के पास गई। चूहे से उसने कहा, चूहा चूहा जाल कुतरो। जाल न हाथी छाने, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाए क्या पिए, क्या ले परदेश जाऊं। चूहा उसकी बात सुनकर अचंभे में आ गया। कितने शक्तिशाली लोगों के पास यह चिड़िया गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसकी मदद नहीं की। वह खुद एक छोटा व साधारण जीव था। उसे चिड़िया से सहानुभूति हुई। साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद कर सकते हैं, शक्तिशाली लोग तो अपने घमंड में चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल कुतरने के लिए चल पड़ा। चूहे को आते देखकर जाल बेहद डर गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, हमको कुतरे बुतरे मती कोई, हम हाथी छानेंगे लोई। जाल चल पड़ा हाथी के पैर छानने। जाल को देखकर हाथी की घिघी बंध गई। किसी तरह से उसके मुंह से आवाज निकली, हमको छाने वाने मती कोई, हम समुद्र सोखेंगे लोई। हाथी चिड़िया के साथ समुद्र को सोखने के लिए चल पड़ा। हाथी को देखकर समुद्र कांपने लगा। विनती करते हुए बोला, हमको सोखे वोखे मती कोई, हम आग बुझाएंगे लोई। समुद्र हहराकर आग बुझाने चल पड़ा। समुद्र को देखकर आग बेहद डरी। उसने समुद्र से प्रार्थना की, हमको बुझाए बुझाए मती कोई, हम लाठी जारेंगे लोई। आग चल पड़ी लाठी को जलाने। आग को अपनी ओर आते देखकर लाठी गिड़ गिड़ाने लगी। हमें जारेवारे मती कोई, हम सांप मारेंगे लोई। अब चिड़िया के साथ लाठी सांप को मारने चली। सांप सब कुछ समझ गया। उसने दूर से ही लाकर कहा, हमें मारेवारे मती कोई, हम रानी डसेंगे लोई। सांप रानी को डसने चल पड़ा। रानी सांप को देखकर बेहद डरी। उसने सांप से प्रार्थना की, हमको डसेव से मती कोई, हम राजा छोड़ेंगे लोई। राजा को छोड़ने के लिए रानी तैयार हो गई। यह सूचना देने के लिए वह चिड़िया के साथ राजा के पास पहुंची। राजा रानी का फैसला सुनकर कांप गया। उसने रानी से कहा,
हमको छोड़े वोड़े मती कोई, हम बढ़ी दंडेंगे लोई। राजा बढ़ी के पास गया। राजा के गुस्से भरे चेहरे को देखकर बढ़ी थरथर कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, हमको दंडे वंडे मती कोई, हम खूंटा चींगरेंगे लोई। बढ़ी आरी लेकर चिड़िया के साथ खूंटे के पास आया तो खूंटे के होश ठिकाने आ गए। उसने बढ़ी से कहा, हमको चीरवीरे मती कोई, हम दाल निकालेंगे लोई। इसके बाद खूंटे ने दरार चौड़ा करके दाल का दाना बाहर निकाल दिया। दाल के दाने को पाकर चिड़िया प्रसन्न होकर नाचने लगी। अपने हक के लिए वह खड़ी थी और उसकी कोशिश सफल हुई थी। उसके बाद वह दाल के दाने को अपनी चोंच में लेकर फुर्र से अपने घोंसले की ओर उड़ गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 भूख की रजिस्ट्री बहुत ही मजेदार कहानी। किसी मरुभूमि में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जलचर उसे पसंद नहीं करते थे। इसका यह कारण नहीं था कि उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा था। जो कुछ भी हो, मुंह की बनावट तो बाहरी ढांचा ठहरा। उसकी कुख्याति का कारण उसकी असाधारण भूख थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जितनी अधिक भूख बढ़ती जाती है, उतनी ही अधिक लोकप्रियता भी घटती जाती है। प्रेम एवं मित्रता तो तभी तक पनपती है जब तक पेट भरा रहता है। मगर उस मगरमच्छ का पेट कभी नहीं भरता था। वह प्रत्येक को निगलने के लिए तैयार रहता था। अतः वह सबके बीच कुख्यात हो गया था। मछलियों, मेंढकों, मनुष्यों एवं बंदरों को निगलना मगर अधिक पसंद करता था, यहाँ तक कि वह अपने संबंधियों को भी हजम करने में नहीं हिचकिचाता था। एक दिन वही मगर रेगिस्तानी नदी में भूखा और उदास लेटा था। वह उदास इसलिए नहीं था कि वह भूखा था, बल्कि उसकी भूख के लिए वहां कुछ मिल नहीं रहा था। सुबह का समय था। अनायास ही उसे नाश्ते की याद आ गई। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता यदि मुझे अभी कोई आदमी नाश्ते के लिए मिल जाता। और कुछ नहीं तो कम से कम एक बंदर ही मिल जाता। इतना सोचते ही उसकी भूख और भी बढ़ गई। वहां कुछ नहीं आ रहा था। वह उदासी की हंसी हंसते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगा, साधारण खाना भी नसीब नहीं होता। घरेलू खाना भी क्या बुरा है। लेकिन वह भी तो संभव नहीं, क्योंकि परिवार के अधिकांश सदस्यों को चट कर चुका हूं। शेष गत बाढ़ में बह चुके हैं। वह भूख से तिलमिला उठा। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अपने खाली मुंह में अपने पंजों को रख लिया, लेकिन उसके बड़े मुंह के लिए उसके पंजे भी छूछे लगने लगे। अतः उसने झपकी लेना उचित समझा। उधर नदी के किनारे एक लंबे खजूर के पेड़ पर एक बंदर आत्मविभोर था। वह सोच रहा था कि वह अधिक सुंदर कैसे बने। वह अत्यधिक सुंदर पूंछ, लंबी बाहों और छोटे पैरों का होना अधिक पसंद करता था। बीच बीच में अपने सघन रोएदार शरीर में से जुओं का शिकार कर रहा था। उस काम में उसे परिश्रम तो अवश्य ही करना पड़ रहा था, लेकिन संतोष एवं तृप्ति से वह खुश था। यकायक उसे नदी के मगर की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, ए बंदर, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। बंदर बहुत डर गया, लेकिन साहस करके उसने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। मगर ने थूकते हुए कहा, तो तुम नीचे नहीं उतरोगे। अच्छी बात है, मैं यहाँ तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा जब तक कि तुम भूख से बेहाल होकर नीचे नहीं उतरोगे। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि जीवन ही भूख है। बंदर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह खजूर के पत्तों में अपना मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे अपने माता पिता और उस बंदरिया की याद आने लगी जिसके साथ थोड़े दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन मगर की धमकी के सामने उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। मरता क्या न करता।
उसने मगर की ओर एक पका खजूर फेंकते हुए कहा, सुनते हो मगर भाई, क्या तुम्हारी भी रजिस्ट्री हो चुकी है? मगर ने कहा, कैसी रजिस्ट्री और किसकी रजिस्ट्री? मैं यह कुछ नहीं जानता। मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूं और मैं वह करके ही रहूंगा। बंदर ने कहा, रेगिस्तान के सभी अच्छे लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी का कुछ अस्तित्व नहीं। बंदर की सलाह ने मगर के दिमाग में अस्तित्व की बात जमा दी, क्योंकि मगरों के पास बड़ा दिमाग होता नहीं। वो भी कैसे? जितना मुंह बड़ा होता है, दिमाग भी उतना ही छोटा होता है। आठ मगर की विचार शक्ति समाप्त हो गई और वह बोला, अच्छा मैं अपनी रजिस्ट्री करा लूंगा, लेकिन यह तो बताओ कि रजिस्ट्री कहाँ होती है। बंदर ने खुश होकर कहा, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तुम्हें जाना पड़ेगा। मगर ने कहा, खैर मैं वहां चला जाऊंगा, बशर्ते कि तुम मेरा यहीं इंतजार करते रहो। बंदर ने उछलते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूंगा ही, क्योंकि मुझे तुम्हारी रजिस्ट्री का शुभ समाचार सुनना है। प्रतीक्षा एवं आशा ने मगर के भूखे शरीर में इतनी शक्ति ला दी कि वह तेजी से बालू पर रेंगता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस। दफ्तर के द्वार पर पहुंचते ही मगर ने देखा कि आगंतुकों की अगवानी में एक गैंडा खड़ा है। वह सहानुभूतिपूर्वक मगर को अंदर ले गया, जहां दफ्तर के काम काज में ऊंट, गीध और बघेरा व्यस्त थे। कानूनी कार्रवाई रेगिस्तानी विशेषज्ञ ऊंट द्वारा की जा रही थी। वह अपनी लंबी गर्दन ऊंची करके बैठा था। उसकी गर्दन में सार्वजनिक ख्याति का एक तमगा भी लटक रहा था। गीध सहायक की हैसियत से ऊंट की सहायता में तत्पर था। उसका सिर गंजा था। बघेरा वहां एक मेज पर बैठकर रजिस्ट्रेशन का काम निपटा रहा था। मगर ने ज्यों ही वहां बैठे हुए लोगों को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वहां पर जितने भी बैठे थे वे सभी उसके प्रिय खाद्य पदार्थ थे। भूख के मारे उसका मुंह चटपटाने लगा। बघेरे ने मगर को डांटते हुए कहा, दांत खटखटाना बंद करो। क्या बदतमीजी है? मगर को क्रोध अवश्य आया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसे अपना रजिस्ट्रेशन जो करवाना था। ऊंट ने मगर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी रजिस्ट्री कराना चाहता हूं। किस चीज की रजिस्ट्री? अपनी भूख की रजिस्ट्री। कैसी मूर्खता की बात करते हो? बघेरे ने धीरे से कहा, भूख तो सबके पास होती है, इसमें क्या विशेषता हुई? मगर ने लजाकर कहा, तो फिर मेरे बड़े मुंह की ही सही, तथा आहिस्ता से उसने अपने जबड़े बंद कर लिए। गीध ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, यह तो ठीक है कि तुम्हारा मुंह अत्यधिक बड़ा है, लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जिनके मुंह तुमसे भी बड़े हैं। यह सुनते ही मगर आग बबूला हो गया और अपनी पूंछ पटकते हुए चिल्लाकर बोला, कुछ भी हो, मेरी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। बघेरे ने दहाड़ते हुए कहा, शांत रहो, नहीं तो निकाल बाहर किए जाओगे। ऊंट ने बिलबिलाकर कहा, भाई तुम शांति से क्यों नहीं बैठते हो? गीध ने नम्रतापूर्वक कहा, भाई मगर तुम मेरी बात मानो तो तुम अपने दांतों की रजिस्ट्री करा सकते हो, क्योंकि जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो वे अद्वितीय लगते हैं। इनकी रजिस्ट्री मिसिंगमशीन के ट्रेडमार्क के अंतर्गत हो जाएगी। बघेरे ने ऊंट से कहा, अच्छा आप रजिस्टर में से नाम तो पढ़िए। ऊंट पढ़ने लगा, पेटेंट न। एक फंधारी सांप अपने सिर की छतरी के लिए। विभाग, सिर की पोशाक। पेटेंट नन। दो कंगारू पेट की थैली के लिए। विभाग, फैंसी पोशाक। पेटेंट नन। तीन गैंडा नाक के सींग के लिए। विभाग, आभूषण। गीध ने मगर से पूछा, अच्छा अब तुम बताओ तुम्हें किस विभाग में रजिस्ट्री करानी है, आभूषण या पोशाक? मगर ने कहा, मुझे आभूषण या पोशाक से क्या लेना देना, मेरे लिए तो भूख ही जीवन मरण है। मैं केवल अपनी भूख की रजिस्ट्री कराना चाहता हूं।
गीध ने कहा, लेकिन हम तुम्हारी भूख की रजिस्ट्री तो नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे दांतों की कतर यंत्र के पेटेंट के रूप में रजिस्ट्री हो जाएगी। बघेरे ने गरज कर कहा, अब बकवास बंद करो। अच्छा, लिखिए पेटेंट नंबर 4 विभाग रसोई घर का सामान। नमस्ते। इतना कहकर बघेरा खड़ा हो गया। दफ्तर के नियमानुसार समय पर सभी जाने को तैयार हो गए। ऊंट ने झटपट एक प्रमाण पत्र तैयार कर दिया। गीध ने मगर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह रहा तुम्हारी रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र। इसे सावधानी पूर्वक अपने पास रखना। यह एक प्रकार का आभूषण है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि इससे तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा। तुम इसे भूलकर भी मत निगलना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, नमस्ते। जब मगर नदी में पहुंचा तो उसकी भूख और अधिक बढ़ चुकी थी। वहां बंदर का कोई पता न था। कमजोरी ने उसे पूर्णतया शिथिल बना दिया था। वह बहुत देर तक किनारे पर बैठकर सोचता रहा। बंदर की चालाकी और उसकी अपनी बेवकूफी उसे और भी अधिक सता रही थी। उधर नदी में सभी जलचर अपने अपने शिकार पकड़ने में व्यस्त थे। भूखे मगर के मुंह से आवाज निकलना भी कठिन था। लेकिन उसने अपनी नवर्जित विशेषता के प्रदर्शन को कुछ आवश्यक समझा और धीरे से कहा, मैं अब रजिस्टर्ड हो चुका हूं। मैं खा नहीं सकता। मेरे मुंह में एक विशिष्ट प्राणी होने का प्रमाण पत्र है। छोटे मगर ने कहा, जो कुछ भी हो, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि बहुत ही भूखे हो। तुम अपने प्रमाण पत्र को यहीं किनारे पर रखकर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगा। मगर ने कहा, नहीं नहीं, वह बदमाश बंदर यह चुरा कर ले जाएगा। छोटे मगर ने कहा, मेरी बात मानो और इसे यहीं थूक डालो। ऐसे प्रमाण पत्र से क्या लाभ जो तुम्हें भूखों मार डाले। लेकिन प्रमाणित मगर टस से मस नहीं हुआ। अंत में छोटे मगर को क्रोध आ गया और वह हठी मगर का पिछला पैर पकड़कर अपने मुंह में डालने लगा। बेचारा मगर डर के मारे अपने प्रमाण पत्र को निगल गया। अब तो उसकी और भी बुरी हालत हो गई और कुछ ही दिनों में वह चल बसा। उधर वह बंदर जिससे अभागे मगर की मुठभेड़ हुई थी, अपनी प्रियतमा बंदरिया के साथ शादी करके सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। हाँ, जब कभी वह नदी किनारे वाले पेड़ पर अपनी बंदरिया के साथ आ बैठता तो उसे अनायास ही विगत घटना याद आ जाती। उसकी बंदरिया अपने बंदर की आप बीती सुनकर बोल उठती, अच्छा, यह बताओ कि तुम तो कभी अपने को पेटेंट नहीं कराओगे। और बंदर अपनी पूंछ को उसके गले में लपेटते हुए कहता, छह, मैं उस मूर्ख मगर की तरह थोड़े ही पागल हूँ। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 5-3 अक्लमंद भाई आखिरी और मजेदार कहानी। एक बार का जिक्र है कि कहीं एक गरीब आदमी रहता था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रेवड़ है और न ही सोना, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए तुम्हें एक दूसरी ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नजर से न बच पाए। बड़े बड़े रेवड़ों की जगह तुम्हारे पास पैनी नजर होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी न रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले में 19 नहीं रहोगे। वक्त गुजरा और कुछ बाद समय बूढ़ा चल बसा। भाई मिल बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिरकर दुनिया को देखें। जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। चुनाचे वे तैयार होकर सफर पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे।
उनके पास जितनी खुराक थी अब तक खत्म हो गई थी। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिर उन्हें अपने सामने वृक्ष, बुर्ज और मकान नजर आए। वे एक बड़े शहर के नजदीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, ऊंट काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो न? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है न? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह काना है न? मझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर औरत सवार थी न? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और बोला, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट। जल्दी बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, भाइयों ने जवाब दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आंखों से और दिमाग से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मगर घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। इस तरह वह उन्हें सीधे अपने देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को संतरियों के सुपुर्द कर वह खुद बादशाह के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी बीवी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से काने ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह आदमी अपनी बात कह चुका तो बादशाह ने पूछा। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा और काना है तथा उस पर एक औरत बच्चे के साथ सवार है। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में उन्होंने सभी कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया है, तो जरूर उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लिए हुए झटपट अंदर आया। चोरों, फौरन बताओ, बादशाह उन्हें धमकाते हुए चिल्लाया। फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ गायब किया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा, भाइयों ने जवाब दिया। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के बारे में बिल्कुल सही तौर पर बयान किया है। अब तुम यह कहने की कैसे जुर्रत करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? बादशाह, इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं है, भाइयों ने जवाब दिया।
बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी चीज को अपनी नजर से नहीं चूकने देते। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत वक्त लगाया है। इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह हंस दिया। किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल के बाहर चला गया, मगर बहुत जल्दी ही वह दो नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक तिकठी पर बहुत बड़ी सी पेटी रखकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके और खुद एक तरफ को हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को गौर से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से फर्श पर रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। उसमें अनार है, मझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने जोड़ा। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद न रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट की तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने के पहले तुम मुझे सारी बात तफसील के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊंट गुम हुआ है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा। धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता। मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी, मझले भाई ने जवाब दिया। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक औरत सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेककर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही रेत पर एक औरत के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि औरत के साथ एक बच्चा भी था। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा है, बादशाह बोला, मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़े भाई ने कहा। जिस तरह दोनों नौकर उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है।
जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है तो वह जरूर अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनारों के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत खूब, बादशाह ने कहा, और फिर उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, मगर तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं। यह तो आप खुद ही देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। धन दौलत या दुनियावी चीजों के नजरिए से तो तुम बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत खजाना जरूर है, उसने तारीफ करते हुए कहा। दोस्तों, यह 5 नई मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।